नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम नेपाल के नए प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के बारे में। आज इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानेंगे और भारत से इनके संबंधों के बारे में जानेंगे, क्योंकि सुशीला कार्की को भारत पॉजिटिव थिंकिंग की नज़र से देख रहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छे संकेत होने वाले हैं। या भविष्य में देखने वाली बात होगी कि क्या जो पूर्व प्रधानमंत्री ओली थे, जिन्हें भागना पड़ गया, अपना संसद छोड़कर इस्तीफा देकर भागना पड़ गया, उनके जैसे चाइना की तरफ क्या रुख बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेपाल के युवाओं द्वारा जो आंदोलन किया गया, उस आंदोलन से सुशीला कार्की को अंतरिम नेता चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल की ये इकलौती महिला चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रह चुकी हैं, यानी कि सीजे नेपाल थी, यानी कि चीफ जस्टिस थे। ठीक है, जैसे भारत में सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे ही ये वहाँ के थे। आपको पता ही है कि काठमांडू की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। नेपाल के जेन जेड प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा फैसला लिया और लगातार कई घंटों की बैठक के बाद अंतरिम नेतृत्व संभालने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया है। यह कदम नेपाल की मौजूदा राजनीति के लिए जितना चौंकाने वाला है, उतना ही उम्मीदों से भरा हुआ माना जा रहा है। सुशीला कार्की की अगर हम बात करें तो उस बैठक में ये साफ साफ कहा गया है कि कोई भी युवा जो राजनीतिक दलों से जुड़ा है उसे नेतृत्व का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से अगर कोई जुड़ा है पहले से, तो उसे इस नेतृत्व में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फिर वही बात हो गई, जिन पार्टियों के खिलाफ इनका आंदोलन था उसी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ आ गया तो फिर से वही राजनीतिक दल इनडायरेक्टली सरकार में आ जाएंगे। सुशीला कार्की इस समय किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है, एक सिविक एक्टिविस्ट हैं और पूर्व जज होने के कारण इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त मानी जा रही हैं, क्योंकि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी जो नॉलेज है, वो नेपाल देश के लिए कहीं ना कहीं उपयुक्त मानी जा रही है। चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं, तो इससे उनको कानून के बारे में भी जानकारी है, देश के बारे में भी जानकारी है। और काठमांडू मेयर बालिंदर शाह और युवा नेता सागर धकाल का नाम भी चर्चा में आया था, लेकिन आंदोलनकारी युवाओं ने माना कि जो वर्तमान हालत है वो कार्की जैसी शख्सियत ही उसको संभाल पाएंगे, जिनकी छवि न्यायप्रिय और निष्पक्ष रही है और भ्रष्टाचार विरोधी इन्हें भी जाना जाता है। यानी कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कड़े कदम उठाने की इनकी पहले से ही न्यायाधीश के तौर पर रही, तो इसलिए इन पे ज़्यादा भरोसा लगाया जा रहा है। वहीं सेना के जो प्रमुख अशोक राज सिगदेल हैं, उन्होंने सुझाव दिया था कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या दुर्गा प्रसाई से बात करनी चाहिए थी, लेकिन युवाओं ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया था। उन्हें किसी भी राजनीतिक दल को शामिल ही नहीं करना था। वे किसी भी ऐसी ताकत से दूरी बनाना चाहते थे जिसका राजनीति से कोई भी लेना देना ना हो। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ था। ये 7 भाई बहनों में से सबसे बड़ी कार्की ने कानून की पढ़ाई के लिए 1979 में विराटनगर से वकालत शुरू की। 1985 में उन्होंने महेंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में सहायक अध्यापक के तौर पर काम किया। 2007 में वे सीनियर एडवोकेट बनी थी। 22 जनवरी 2009 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज नियुक्त किया गया और 2010 में अस्थायी जज बनाया गया। आपको हमने बताया कि 22 जनवरी 2009 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज नियुक्त किया गया। 2010 में अस्थायी जज, 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस महिला बनी। यह खुद में ऐतिहासिक पल था। 11 जुलाई 2016 से लेकर 7 जून 2017 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। कार्की के कार्यकाल में कई बड़े फैसले हुए, लेकिन 2017 में उन पर माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव ला दिया। इस कदम का देश भर में विरोध भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद को रोकने का आदेश दिया और आखिरकार प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस प्रकरण ने कार्की को एक ऐसी शख्सियत बना दिया जो दबाव के बावजूद डटी रही। यानी कि उनके ऊपर इतना प्रेशर था, उनके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा था, लेकिन देश की जनता ने उनका समर्थन किया और उनकी ताकत का लोहा मान लिया गया। कार्की की शादी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जिनसे वे बनारस में पढ़ाई के दौरान मिली थी। हाँ, बनारस से इन्होंने पढ़ाई की थी और
भारत से इनका इसी से नाता हो जाता है। सुवेदी उस वक्त नेपाली कांग्रेस के चर्चित युवा नेता थे और पंचायती शासन के खिलाफ चल रहे आंदोलनों में सक्रिय थे। यहाँ तक कि एक विमान अपहरण कांड में भी उनका नाम सामने आ चुका था। न्यायपालिका से रिटायर होने के बाद कार्की ने किताबें भी लिखी। 2018 में उनकी आत्मकथा न्याय आई और 2019 में उनका उपन्यास कारा प्रकाशित हुआ, जो विराटनगर जेल के अनुभवों पर आधारित था। सुशीला कार्की भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत के रूप में जानी जाती थी। बीएचयू से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी, जिसमें इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट किया था, यानी कि एमए किया था। आपको बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल की पीएम बन चुकी हैं। भारतीय पत्रकारों के साथ पहचान पूछकर मारपीट की गई थी। कुछ लोगों ने गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप भी लगाया था और इसका विरोध सुशीला कार्की ने भी किया कि आंदोलन में किसी भी प्रकार से जो भारतीय हैं उनको परेशान न किया जाए। ऐसी बातें कई मीडिया स्रोतों से निकल के आई हैं, लेकिन क्या सच्चाई है वो तो वही लोग बता पाएंगे। ठीक है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में थी तो इन्होंने ट्रांजिशनल जस्टिस और चुनावी विवादों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता भी की थी। साथ ही लोकतंत्र के संरक्षक के तौर पर न्यायपालिका की भूमिका को भी मजबूत किया था। जैसा कि हमने आपसे बताया कि सुशीला का रिश्ता जो है भारत से क्या था, तो सुशीला ने बनारस में अपनी पढ़ाई की थी, ये तो आपको हमने बता दिया। उन्होंने एक मीडिया में अपनी जब इंटरव्यू दे रही थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि आज भी मुझे याद है कि मेरे टीचर्स, दोस्त और गंगा नदी सब कुछ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। हमारा हॉस्टल गंगा के किनारे ही था। गर्मियों में हम छत पर सोते थे। वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी और बनारस की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माहौल का हिस्सा मैं बन चुकी थी और ये उनकी यादें रहीं, यानी कि बनारस से उनका काफ़ी लगाव है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इनका दौरा बनारस में हो और भारत नेपाल के संबंध मधुर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत में भी खड़े नज़र आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते नेपाल का सम्मान भारत करेगा, क्योंकि भारत खुद हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है या भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती है। वैसे भी भारत एक हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है ही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जो कि भारत और नेपाल के बीच जो है संबंध मधुर करें। इनकी प्रेम कहानी के बारे में थोड़ा सा कुछ किस्सों के बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्होंने बनारस में पढ़ते समय ही कांग्रेस लीडर से, जो नेपाली कांग्रेस थे, दुर्गा प्रसाद से मुलाकात हुई थी और यहीं से उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है और बाद में शादी में बदल जाती है। दुर्गा उनके लिए न सिर्फ जीवन साथी बने बल्कि जैसा कि सुशीला ने कहा कि मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त और हर मुश्किल में गाइड भी रहे हैं। इनके पति के ऊपर प्लेन हाईजैक का आरोप जो लगा था वो आपको थोड़ा बताते चलें। 1973 की घटना है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उन्होंने 10 जून को नेपाल एयरलाइंस के एक प्लेन को हाईजैक किया। इस प्लेन में 22 लोग सवार थे और 32 लाख रुपए का बैग था। दुर्गा और उनके साथियों ने इस पैसे को नेपाली कांग्रेस के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला को सौंप दिया ताकि नेपाल में राजा महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हथियार खरीदे जा सके। प्लेन को बिहार के फोर्ब्सगंज में लैंड करवाया गया। नकदी निकालकर विमान को रवाना कर दिया गया। इसके बाद हाईजैकर्स वाराणसी भाग गए। बाद में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान इमरजेंसी लागू होने पर दुर्गा को वाराणसी के नगवा इलाके में एक घर से गिरफ्तार किया गया था। तो ये रही एक महत्वपूर्ण चीज़। अगर हम क्विज की बात करें तो सुशीला कार्की ने किस विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की थी, तो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्न की कड़ी में। ठीक है, तो इस प्रकार बनारस में इनका प्रेम पनपा और उनके पति बनारस में ही आकर छिप जाते हैं। सुशीला का भारत से नाता बहुत ही ज़्यादा रहा है। उनका घर विराटनगर में है जो भारत की सीमा से सिर्फ 25 मील दूर है। उन्होंने वहाँ से भारत के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल की। सुशीला कार्की की अगर बात कर रहे हैं हम, तो उसमें ये भी जानना है कि वो रहती कैसे थी। तो वो बताती थीं कि अक्सर सीमा पर बने बाज़ार पर वो जाती थीं, जो उनके घर से कुछ दूर पर था, 25 मील की दूर पर था। तो वो जहाँ से उन्हें हिंदी में बात करने में मज़ा आता था और हिंदी में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के नेताओं को भाई बहन की तरह वो मानती हैं। बनारस में बिताए गए उनके यादगार पल, बीएचयू के तमाम प्रोफेसर्स के बारे में वो बताती हैं और अपने यादों को
सबसे साझा करती हैं। और उन्होंने कहा कि अगर कुछ वो बनती हैं तो भविष्य में बीएचयू के अंदर कुछ ऐसा करेंगी जिससे वो अपनी यादों को सजो सके, या अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती भी हैं तो बीएचयू का भी नाम रोशन होगा, क्योंकि भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली महिला किसी देश की प्रधानमंत्री बन जाए और उसी यूनिवर्सिटी, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती हैं, वो यूनिवर्सिटी जिस जगह पर है वहीं से उस देश का सांसद प्रधानमंत्री हो, तो दोनों बड़ा संयोग मज़ेदार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। सुशीला कार्की जो हैं बीएचयू में पढ़ी हुई हैं और नेपाल की प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे था और विवाद भी हुआ। ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ रिकॉर्ड को इन्हें देखते हुए पीएम पद के लिए चुना गया। सुशीला कार्की की कहानी सिर्फ पढ़ाई और प्रोफेशनल कामयाबी की नहीं है, बल्कि बनारस की गलियों, गंगा के घाटों और उनके रिश्तों की भी है। बीएचयू से शुरू हुआ उनका सफ़र अब नेपाल की सत्ता के शिखर पर पहुंच चुका है और भारत के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉजिटिव है। अब आने वाला समय तय करेगा कि सत्ता पर बैठने के बाद इनका भारत के प्रति नज़रिया क्या हो। पर मुझे आज ये घोषणा करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो अनुभव है या मेरा जो अनुमान है, ये प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दौरे पर जब आएंगी तो बनारस की गलियों में घूमेंगी, यानी कि बनारस की सड़कों पर नजर आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। अब चाहे वो डायरेक्ट बनारस आएँ या डायरेक्ट दिल्ली आकर बनारस आएँ, दोनों हो सकता है। शायद वो दिल्ली आएँ, देश की राजधानी में आए और फिर वहाँ से प्रधानमंत्री के साथ बनारस की गलियों में घूमती हुई नजर आए। चुनावी माहौल है और बनारस की गलियों में अगर वो घूमी तो बीजेपी को माइलेज इसका मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बनारस की गलियों में घुमा के ही छोड़ेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने हाउडी मोदी में घुमाया और नमस्ते ट्रंप में बुलाया, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। ठीक है, मोदी हैं तो मुमकिन है, नारा आपने तो सुना ही होगा। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि भारत और नेपाल के रिश्तों में क्या बदलाव होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने विचार को डालिए कि क्या ऐसी क्रांतियाँ एक राष्ट्र को नई दिशा दे सकती हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं भी नई दिशा नहीं मिली। पाकिस्तान में देखिए, इमरान खान को हटाकर सत्ता पर आए, कोई नई दिशा नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान आया, कोई नई दिशा नहीं। जैसा पहले था वैसा आज है, शायद बद से बदतर हो या ठीक स्थिति अब तालिबान जाने पर पता चलेगा, यानी कि अफ़गानिस्तान जाने पर पता चलेगा। उसी तरह कई और देशों में चीज़ें हुई हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधारात्मक नहीं रही हैं। हाँ, लेकिन इससे ये एक भय सरकार के अंदर रहेगा कि अगर वो जनता के हितों के लिए कार्य नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा देगा। और आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से जी जेन है, इन्होंने किस प्रकार से ये पूरा आंदोलन उठाया। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सुशीला कार्की की बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो 2 शब्द आप अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।